हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण क्रांति, जिसका हम करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, संपूर्ण क्रांति पार्ट से हम आज करने वाले हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूरे के पूरे करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं संपूर्ण क्रांति पाठ के आखिर लेखक कौन है। तो वो है जयप्रकाश नारायण जी। याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वो किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का आखिर क्या विचार है? तो उनका विचार है कि मैं सबकी बात सुनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा मेरे पास समय होगा मैं सबकी बात सुनूंगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात स्वीकार करूंगा उन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला सिर्फ मेरा होगा। ये कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी, मैं सबकी बात सुनूंगा, इस आंदोलन में मैं सबके विचार पर बातचीत करूंगा, मैं सबकी बात बहस करूँ सुनूंगा और सबकी बात को समझूंगा, अधिक से अधिक समझूंगा, जितने भी मेरे पास समय होंगे उतने में मैं सबकी बात सुनूंगा, समझूंगा, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वो मेरा होगा, आप सभी को मानना होगा। और कहते हैं कि इस फैसले को आप सभी को मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है। ठीक है, ये कहते हैं कि मेरा जो अंतिम फैसला सिर्फ मेरा होगा और वो फैसला आप सभी को मानना होगा। ठीक है, तब इस नेतृत्व का कोई मतलब रहेगा, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, तब यह क्रांति जो है वो सफल हो सकती है। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं हम आखिर किधर किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, ये कहते हैं कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। ये कहते हैं कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से हमें बताए कि हमें क्या करना है, तो इस नेतृत्व को मैं कल ही छोड़ देना चाहूंगा। आंदोलन का नेतृत्व वो इसी शर्त पर स्वीकार करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड नंबर, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? ठीक है, उत्तर देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। जयप्रकाश नारायण जी का छात्र जीवन जो था वो बहुत ही संघर्षशील रहा। वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे, बिहार विद्यापीठ से आईएसए की परीक्षा पास किए। ठीक है, वे स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। वे स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने थे कि अमेरिका में लड़के मतलब काम करके मजदूरी करके पढ़ सकते हैं, तो वे अमेरिका गए। इस कारण से वे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए। ठीक है, वहां वे बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए, जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और जब छुट्टी मिलती तो काम करके इतना तो जरूर कमा लेते कि कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाता था, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए भी बचा लेते थे। बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्टोरों में, होटल में बर्तन धोने या वेटर काम करते थे। ठीक है, बाकी कुछ जो समय बचता था, बाकी हर एक दिन 1 घंटा वो रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोने या फिर वेटर का काम करते थे। ठीक है, ताकि शाम का भोजन मिल जाए। घर में एक चारपाई थी, जहाँ वो रहते थे अमेरिका में, वहाँ पे एक चारपाई थी जिस पर जयप्रकाश जी और एक अमेरिका लड़का रहता था, जिस पर जयप्रकाश जी और एक अमेरिका का लड़का रहता था। ठीक है, वे दोनों एक ही साथ एक ही रजाई में सोते थे, और वे दोनों एक ही साथ एक ही रजाई में सोते थे। उन्होंने वहाँ जूते साफ करने का भी काम किया है। ठीक है, जूते साफ करने का भी काम करते थे। ठीक है, इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी से उन्होंने वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी में आखिर शामिल क्यों नहीं हुए? ठीक है, इस पर देख लेते हैं। यह तो बात सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका में थे तो वे घोर, यहाँ पे घोर रहेगा, वह घोर कम्युनिस्ट थे। ठीक है, जब यह सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका में थे तो वे घोर कम्युनिस्ट थे, अर्थात वे मार्क्सवादी थे। ठीक है, जब वे भारत लौटे
तो भी घोर मार्क्सवादी थे, किंतु वे कांग्रेस में दाखिल हुए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें लेनिन द्वारा कही गई बात अच्छी तरह से याद थी। लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छी तरह से याद थी। ठीक है, लेनिन ने यह बताया था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्ट जो हैं उनको खुद को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व भले ही पूंजीपतियों के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रखना चाहिए, इसलिए वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। प्रस्तुत व्याख्या करने का प्रश्न है तो उसको इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। ठीक है, लेखक यह कहना चाहते हैं कि जब उनके शांति में प्रदर्शन जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे थे, कुछ लोग पैदल आ रहे थे, कुछ लोग बस से आ रहे थे, कुछ लोग रेलों से आ रहे थे, कुछ लोग ट्रकों से आ रहे थे। ठीक है, आने वाले में किसान, मजदूर, छात्र, मध्य वर्ग के लोग सभी शामिल थे। ठीक है, जहाँ तहाँ उनको बिना कारण का रोका गया, उन्हें पीटा गया, गिरफ्तार भी किया गया। तो उनको पीटा गया, जहाँ तहाँ उन्हें रोक करके बिना कारण से रोका गया, उन्हें पीटा गया, गिरफ्तार भी किया गया। विरोधी की इन हरकतों के कारण ऐसी निष्ठा का व्यवहार दिखाने वाले के लिए यह पंक्ति लेखक द्वारा कही गई है। अंततः उन्होंने यह भी कहा है कि हम जनता, छात्र, युवा इस प्रकार की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में होगा उसका नेतृत्व युवा रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी अपने बात कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं। ख नंबर प्रश्न, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इस प्रकार से इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा से मेल मिलाप हो जाए। वो चाहते थे कि जेपी जी से और इंदिरा से मेल मिलाप हो जाए। ठीक है, इस प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं है। जेपी ने कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, उनका किसी से तो कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई और, उनका तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो गलत कार्य होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वो कोई भी करे, मैं अपने अकल के मुताबिक, ये नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने अकल के मुताबिक उनका विरोध करूंगा, हम सही रास्ते को चुनेंगे। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। बापू और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। जेपी ने अपने भाषण में बापू एवं नेहरू जी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। बापू की महानता के बारे में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे और वो बातें जेपी को अच्छी नहीं लगती थी तो वो सीधे बापू के सामने बोलते थे कि हम यह बात नहीं मानते। वो मतलब जेपी जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी, वो डायरेक्ट बापू के मुंह पर ही बोलते थे कि हम ये बात नहीं मानते। हम उनको अच्छा नहीं लगता था तो वो तुरंत ही उस बात को बोलते थे कि हम नहीं मानते ये बात आपकी बापू। ठीक है, इस प्रकार से ये कहते थे कि हम यह बात नहीं मानते। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा भी नहीं मानते थे, और बापू में इतनी महानता थी कि वे कभी उनके बात को बुरा नहीं मानते थे। फिर भी बुलाकर वे हमें प्रेम से समझाते थे, और फिर भी बुलाकर के वे क्या करते थे तो हमें प्रेम से समझाते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, बड़ा भाई। वे भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मुझे बहुत मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर करता था, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का बड़ा स्नेह था मुझ पर। उनकी
उनकी भी आलोचना करता था, लेकिन उनमें भी बड़प्पन था कि वे कभी बुरा नहीं मानते थे। जैसे मतलब ये कहते हैं कि बापू की बात, जब भी बापू कोई बात कहते थे, जब ये नौजवान थे, तो इनको वो बातें अच्छी नहीं लगती थी, तो वे तुरंत बोलते थे कि हम नहीं मानते ये बापू आपकी ये बात। और वो बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा भी नहीं मानते थे, बल्कि इनको जयप्रकाश नारायण जी को प्रेम से बुला करके समझाते थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहते हैं कि मैं उनको हमेशा बड़ा भाई के रूप में मानता था, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत मानते थे, उनका बहुत स्नेह था मुझ पर, और मैं उनकी भी बातों का आलोचना किया करता था। बड़प्पन था कि वे भी कभी बुरा नहीं मानते थे। इस प्रकार से ये बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? ठीक है, क्या सुझाव देंगे? भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां है, इसके कारण भ्रष्टाचार की जड़ और मजबूत हुई है। बगैर घूस या रिश्वत दिए जनता का कोई कार्य नहीं होता। शिक्षा संस्थाएं सब भ्रष्ट हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। हाँ, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप जेपी जी से सहमत हैं? हाँ, मैं जेपी जी से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बिल्कुल सही बात कही है कि आज़ादी के बाद भी भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ा है। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से नष्ट करने हेतु व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। किरानी राज्य खत्म करना होगा। नौकरशाही को जड़ मूल से नष्ट करना होगा। आज के नौकरशाह अभी भी अपने को जनता का सेवक नहीं समझते, वे अपने को सरकारी कर्मचारी मानते हैं। जो गुलामी के समय उनकी सोच थी, वह सोच आज भी वर्तमान है। नौकरशाही को जनता का सेवक समझना होगा, तभी भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 7वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवादी और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की आखिर क्या अपेक्षाएं हैं? ठीक है फ्रेंड्स, इस पर बात कर लेते हैं। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षाएं थी कि उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और हर अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने से होगा। और इस प्रकार की समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव के छोटे अफसरों या कर्मचारी, चाहे वो पुलिस हो या अन्य किसी प्रकार के नेता, जो घूसखोरी चलती थी वह उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। अर्थात गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं तो यह समितियां उनका विरोध करेगी। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? उन सुझावों को आप कितना सहमत है? उन सुझावों से आखिर आप कितना सहमत है? ठीक है फ्रेंड्स। चुनाव सुधार के बारे में जेपी जी का प्रमुख सुझाव यह था कि इस बार जो चुनाव हो उसके प्रचार में बहुत कम खर्च हो। जेपी जी का यही प्रमुख सुझाव था कि इस बार जो चुनाव हो उसके प्रचार में बहुत कम खर्च हो। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो कि जो प्रतिनिधि उन पर जनता का अंकुश रहे। उनका यह भी सुझाव था कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समिति मिलकर के आम राय दें। मतलब कि ये चाहते थे कि जो भी ये चुनाव हो उसमें कम खर्च हो और व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो कि जो भी प्रतिनिधि हो उन पर जनता का अंकुश रहे। उनका यह भी सुझाव था कि विधानसभा का अगला चुनाव जो हो वो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समिति मिलकर के आम राय दे, वो उनका राय भी लिया जाए उसमें, ठीक है। आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे, उनमें से किसी को मान्य करे। जनता और छात्र की संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसके भावी कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने का काम यह संघर्ष समिति करेगी। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं आगे प्रश्न।
इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, 10 नंबर ये लास्ट प्रश्न है। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। दिनकर जी का निधन जो है आखिर वो किन परिस्थितियों में हुआ था, ठीक है, कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर नारायण जी के साथ रुके थे। एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर नारायण जी के साथ रुके थे। वहां उनसे मिलने के लिए दिनकर जी और गंगा बाबू आए थे, ठीक है, वहां उनसे मिलने के लिए दिनकर जी और गंगा बाबू आए थे। वहां दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे थे। जब वो विदा हुए दिनकर जी विदा हुए तो वे हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर वो मेहमान थे। जब वो मतलब वहाँ से विदा हुए तो वे रामनाथ जी गोयनका जी हैं इनके मित्र, उनके यहाँ क्या थे तो मेहमान थे। उसी दिन अचानक रात को दिल का दौरा पड़ा। रामनाथ जी गोयनका के द्वारा उनको 3 मिनट में उनको विलंगटन नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उनका निधन हो गया। जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो एक दिन जयप्रकाश नारायण जी अपने मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। वहाँ पर गंगा बाबू और दिनकर जी दोनों मिलने के लिए आए थे। दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे थे। वहाँ से जब वो विदा हुए दिनकर जी तो इनके मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर एक दिन के लिए मेहमान थे और उसी दिन अचानक रात को दिल का दौरा पड़ा। रामनाथ जी गोयनका के द्वारा उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया 3 मिनट में। किस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था? विलंगटन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में, ठीक है, अस्पताल में पहुंचाया गया और वहीं पर उनका निधन हो गया था। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि दिनकर जी का मौत कहाँ हुआ था और किस कारण से हुआ था। तो विलंगटन नर्सिंग होम में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विलंगटन नर्सिंग होम अस्पताल में इनका निधन हुआ था और किस कारण से, तो दिल का दौरा पड़ने के कारण। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।